तो हेलो और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अब आसाने में। और आज हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के बारे में, जिसके बारे में संविधान में भाग 18 में बताया गया है। और आज हम लोग बात करेंगे कि आपातकाल क्या होता है और इसके बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि आपातकाल के दौरान देश की जनता, प्रशासन, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका की क्या स्थिति होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं प्रावधानों की ओर आगे बढ़ूँ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपातकाल होता क्या है। तो आपातकाल एक ऐसी चीज़ होती है जब देश के किसी एक हिस्से में या पूरे देश में लोक व्यवस्था भंग हो जाती है या लोग जो है सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं और उससे देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो खतरे में आ जाती है। और ऐसी स्थिति में सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो देश में आपातकाल की घोषणा कर दे और जो व्यवस्था है उसको ठीक करे। ओके, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है आपातकाल क्या है। तो आपातकाल एक ऐसी स्थिति कहते हैं जब किन्हीं कारणों से देश, राज्य, क्षेत्र विशेष में अशांति व्याप्त हो जाए। तो यानी कि देश में अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण देश के किसी एक हिस्से में या किसी एक राज्य में या तो पूरे देश में ही जो व्यवस्था है वो भंग हो जाए और देश में अशांति फैल जाए और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। और जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इससे सबसे पहला जो असर है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पे पड़ता है। यानी कि जो हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को क्या क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, तो वो सारे जो अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और इस वक्त सिर्फ व्यक्ति के पास दो अधिकार होते हैं, वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। और आपको याद होगा कि अनुच्छेद 20 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर देश में आपातकाल लागू है तो आपको बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा है 21, और 21 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो व्यक्ति है उसको जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है और उससे उसका जीवन नहीं छीना जा सकता। यानी कि आपातकाल के दौरान व्यक्ति का जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21, ये दोनों लागू रहते हैं और इसके अलावा जो भी अधिकार हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। अर्थात इस दौरान संसद द्वारा बनाए गए कानून अथवा कार्यपालिका द्वारा की गई कार्यवाही न्यायपालिका की समीक्षा के बाहर होता है। तो आपातकाल के दौरान अगर संसद कोई कानून बनाती है देश में व्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए और या इसके अलावा कार्यपालिका कोई कार्यवाही करती है तो इन दो चीज़ों को इस वक्त न्यायपालिका में नहीं लाया जा सकता। यानी कि न्यायपालिका में इनके विरुद्ध कोई भी केस नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान। तो आपातकाल के दौरान संसद और कार्यपालिका के पास ये शक्ति आ जाती है। आपातकाल के प्रकार, तो जो आपातकाल है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्य आपात, तीसरा है वित्तीय आपात। तो जो राष्ट्रीय आपात है इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 352 से 355 तक प्रावधान किया गया है। राज्य आपात, या इसको आप राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 356 और 57 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद है वित्तीय आपात और इसके बारे में जो है अनुच्छेद 360 में प्रावधान किया गया है संविधान में। तो राष्ट्रीय आपात क्या होता है कि अगर देश के किसी भी क्षेत्र में या किसी राज्य में या पूरे देश में ही कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे देश की सुरक्षा और शांति भंग होती है, तो उस दौरान क्या है, संसद के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। और इसके जो आधार होंगे वो होंगे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यानी कि इन तीनों चीज़ों के होने पर ही संसद राष्ट्रीय आपात लागू कर सकती है। युद्ध का मतलब है कि भारत देश का किसी और देश के साथ युद्ध छिड़ जाए। दूसरा है बाह्य आक्रमण, यानी कि किसी देश द्वारा हमारे देश में आक्रमण कर दिया जाए। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। और ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसका मतलब ये है कि देश की जनता द्वारा सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, यानी कि हथियार समेत विद्रोह कर दिया जाए। यानी कि जो व्यक्ति है वो शांतिपूर्ण विद्रोह ना करके सशस्त्र विद्रोह कर दे, तो ऐसा होने पर सरकार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। और ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये शुरुआत से नहीं था, बल्कि इसकी जगह पर पहले आंतरिक अशांति था और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया और आंतरिक अशांति को समाप्त करके इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो जो सशस्त्र विद्रोह है वो शुरुआत से नहीं था, बल्कि बाद में संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो ये वाला जो सवाल है वो एग्ज़ाम में बन सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 बताया गया है राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बारे में। यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कैसे की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है।
इसके बाद है अनुच्छेद 352 और इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने एवं उस घोषणा को रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका मतलब कि जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो उसको सरकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी मंत्री द्वारा, इवन प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, और यह अधिकार संविधान सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को देता है। और अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तभी यह मान्य होगा, इसके अलावा मान्य नहीं होगा। और इसके बाद है अनुच्छेद 352(3) और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा में बदलाव या घोषणा की समाप्ति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर ही कर सकता है। यानी कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू है और इसमें कोई बदलाव करना है या इसको समाप्त करना है तो इसकी समाप्ति का जो अधिकार है वो तो राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति खुद से ये घोषणा नहीं कर सकता कि अब से राष्ट्रीय आपात जो है वो समाप्त होता है। ये राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखित रूप में ये दे कि अब आप राष्ट्रीय आपात के समाप्ति की घोषणा करिए, और फिर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समाप्ति करता है, तभी जाके राष्ट्रीय आपात समाप्त होता है। यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, बल्कि ये मंत्रिपरिषद की शक्ति है कि उसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को कब बोला जाए। इसके बाद है अनुच्छेद 352(4) और इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपात की घोषणा का विस्तार तभी किया जा सकता है जब इस घोषणा के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा पास किया जाए। ओके, तो जो राष्ट्रीय आपात की अवधि होती है वो 1 माह की होती है। यानी कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो घोषणा करने के दिन से 1 माह तक वो राष्ट्रीय आपात जो है वो लागू रहता है। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाना है तो फिर संसद के द्वारा 1 माह के भीतर, यानी कि वो समय समाप्त होने से पहले, जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों जगह से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और वो जो प्रस्ताव है दोनों ही सदनों से विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात की जो अवधि है उसको 6 माह के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 1 माह के अंदर संसद आपातकाल की अवधि को नहीं बढ़ाती है तो वो आपातकाल वहीं पे समाप्त मान लिया जाएगा। इसी में बताया गया है राष्ट्रीय आपात की अवधि को एक बार में 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपात है उसको 1 माह के भीतर बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन उसको एक बार में सिर्फ 2 माह के लिए ही यानी कि 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके ज़्यादा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आपात को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब ये क्या चीज़ है, तो जो राष्ट्रीय आपात है उसको 60 दिन करके, यानी कि बार बार विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसको असीमित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, जब तक सरकार को इन्हें लगे कि अब देश में जो व्यवस्था है वो अच्छे से चल रही है। तब तक राष्ट्रीय आपात का जो विस्तार है वो संसद कर सकती है और वो जो है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 358 और इसमें बताया गया है आपात लागू होते ही सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की, चलने की, घूमने की, बिजनेस करने की, कहीं भी आने जाने की, तो वो सारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो यहाँ पे समाप्त होती हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है वो आप नहीं कर सकते। और अगर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 ही खत्म होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 359 और इसमें बताया गया है अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 के अलावा अन्य सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के जो भी मौलिक अधिकार हैं वो आपातकाल के दौरान समाप्त कर दिए जाते हैं, समाप्त मान लिए जाते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यपाल को ऐसा समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों से नहीं चलाया जा सकता तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपकर राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को कह सकता है, जिसके 2 आधार होंगे। पहला है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और दूसरा है राज्य विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा बहुमत खो देने पर। ठीक है, तो जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा है तो वो घोषणा करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, लेकिन ये राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा तभी करेगा जब उस राज्य का राज्यपाल यह घोषित कर दे, लिखित रूप में एक प्रतिवेदन दे दे कि इस राज्य में जो व्यवस्था है वो संविधान के आधारों पर नहीं चलाई जा रही है, और वो राष्ट्रपति को ऐसा बोलता है कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करिए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 आधारों पर किया जा सकता है। इसमें से पहला है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, यानी कि जो संविधान में जैसी व्यवस्था बनाई गई है शासन चलाने की वैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
दूसरा है राज्य विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा बहुमत खो देने पर, यानी कि अगर जो राज्य की सरकार है वो विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तब भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 357 और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधायिका पर प्रभाव, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जाएगा तो उस समय उस राज्य की विधायिका कैसी होगी और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ तो ये विधि निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, यानी कि जो कानून बनाने का अधिकार है तो उस राज्य में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो राष्ट्रपति बनाएगा। दूसरा ये कि राज्य की संचित निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में हो जाएगी और उससे जो भी खर्च किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 360 और इसमें बताया गया है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ओके, तो ये तीसरा है वित्तीय आपातकाल क्या होता है। तो वित्तीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब देश की जो वित्तीय साख है वो खतरे में हो, तो उस वक्त राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। राज्य की वित्तीय साख खतरे में हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ओके, तो यही कि अगर देश की वित्तीय साख यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस अगर देश में हो जाता है तो उस वक्त राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और ये जो राज्य है इसका मतलब देश से है। ओके, वित्तीय आपात लागू होने पर सरकारी कर्मचारी पदाधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। ओके, सो अगर देश में वित्तीय आपात लागू किया जाता है तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी पदाधिकारी हैं तो उन सबकी सैलरी जो भी है उसमें कटौती की जा सकती है। और अब कुछ फैक्ट। ओके, तो 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। तो अगर बात करें कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया तो वो पंजाब में लगाया गया था और वो 1951 में लगाया गया था। इसके बाद दूसरा है सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया और ये जो है 10 बार लगाया गया था। इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत शब्द की संज्ञा दी है। तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत शब्द कहा है और अनुच्छेद 356 में क्या है हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब एक चीज़ और लिख लीजिए आप लोग कि भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है या कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है। तो ये लिख लीजिए राष्ट्रीय आपात। तो अब तक जो भारत में है वो 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। सबसे पहला है 1962 में, दूसरा है 1971 में और तीसरा है 1975 में। 1962 में पहली बार लगाया गया था जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, यानी कि जो पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था उस वक्त देश में युद्ध की स्थिति थी, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। दूसरी बार भी युद्ध हुआ था और इस वक्त युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो दूसरी बार भी जब राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था तो उसका भी आधार जो था वो युद्ध था। और तीसरी बार लागू किया गया था 1975 में और इस वक्त जो था आंतरिक अशांति के नाम पर। ओके, तो इस वक्त जो था आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी और इसके बाद ही ये परिवर्तन किया गया था कि जो आंतरिक अशांति है उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।